स्वामी नारायण मंदिर गढ़वा में आयोजित इस प्राकृतिक खेती परिसंवाद में आज स्वामी नारायण मंदिर, जिसमें भगवान स्वामी नारायण लंबे काल तक यहाँ से अपने मिशन का संचालन करते रहे, ऐसी पवित्र धरती पर आज प्राकृतिक खेती का संवाद हो रहा है। सहारनपुर में DAPS स्वामी नारायण मंदिर में हमारा प्राकृतिक खेती का एक ट्रेनिंग सेंटर भी चलता है। लगभग 100 एकड़ भूमि में सहारनपुर में पूरी प्राकृतिक खेती होती है और उसका एक स्टॉल भी यहाँ पर संतों ने लगाया है, जो हम सब के लिए प्रेरणा है। भाई और बहनों, अब मैं बातचीत आपसे करूंगा, भाषण नहीं, और आपने बोलना है, चुप नहीं बैठना, तभी आपके बात अच्छी तरह समझ में आएगी। एक तरफा दिया गया वक्तव्य आदमी की पूंजी नहीं बन पाता, इसलिए मैं बातचीत करूंगा, आपने खुल करके समर्थन हाँ ना में करना है। मैं पहली बार जो शुरू कर रहा हूं, आप में ऐसे खेडूत भाई और बहन जो प्राकृतिक खेती करते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब मैं समझ गया, और ये बहन और भाई लगभग वो होंगे जो कृषि सखी हैं और फार्मर मास्टर ट्रेनर्स, वही है ना? बहुत अच्छा। बाकी इस तरफ हमारे दो भाई हैं जिनसे मैंने मुख्य रूप से बातचीत करनी है, जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जिन्होंने मॉडल फार्म बना लिए। उनमें से कुछ भाई ने यहाँ स्टॉल भी लगाए, दो खेडूत भाइयों ने अपने अनुभव भी दिए। मैं इन सबको बधाई देता हूं कि समय रहते इन्होंने अपने खेत की दशा और दिशा बदल दी। लेकिन बाकी जो भाई यहाँ पर बैठे हैं, जो इस समय रासायनिक खेती करते हैं, उनको मैं विशेष रूप से चाहता हूं कि वो अधिक से अधिक हमारे इस कार्यक्रम में आए। आपने बिल्कुल हिचकना नहीं है। मैं 10 बरस पहले आपसे ज्यादा यूरिया DAP जंतुनाशक खेतों में डालता था। मेरे को भी नहीं पता था कि ये कितना खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है। आप तो अपने खेतों में यूं करके डालते हैं, मैं से नहीं डालता था। मैं ट्रॉली में भरवा के फावड़े से यूरिया डलवाता, समझ में आई? और आप ताली बजा रहे हैं, मैं गलत काम कर रहा था। इसलिए मैंने बात कही कि जब मेरे जैसा आदमी बदल सकता है तो आपको भी बदलने की जरूरत है, इसलिए मैंने घटना सुनाई। अब अगली बात, अब मेरी समझ में आ गया कि रासायनिक खेती करने वाले ज्यादा लोग यहाँ हैं, और इसके लिए प्रशासन, मैं DM महोदय, कलेक्टर महोदय, हमारे जिला विकास अधिकारी, आत्मा के लोग, कृषि के लोग, जिन्होंने मेहनत करके आपको बुलाया है, वो सही पात्र के रूप में आ पाए। और बातचीत करूंगा जो एक एक आपकी समझ में आएगी। आपने बस ध्यान करना है, पूरा मन को नियंत्रित करके समझना। और मेरे को बड़ी खुशी है
हमारी युवा बहन आपके बोटाद जिला की प्रभारी और राज्य के शिक्षा विभाग को बड़े मेहनत, सफलता, परिश्रम के साथ संभाल रही हैं, ऐसी रिबाबा बहन जाडेजा जी। ये लोग हमारे प्रदेश का सम्मान है। इनके पतिदेव जिन्होंने अपने प्रदेश का नाम और देश का नाम दुनिया में आगे बढ़ाने का काम किया, तो ये परिवार आज भी जिस सेवा और तन्मयता के साथ कृषि मिशन के साथ भी जुड़ने के लिए बहन विशेष रूप से हमारे बीच में पधारी, मैं इनका बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात आपके बीच में रखता हूं। अगला प्रश्न, अब बोलना चुप नहीं बैठना। आप रासायनिक खेती करने वाले भाई और बहन इसलिए प्राकृतिक खेती करने से डरते हैं, भयभीत हैं कहीं हमारा उत्पादन कम ना हो जाए। बात ठीक है गलत है? बोलो तो मजबूती से हाथ उठाओ, तब मैं समझूंगा मेरी बात सुन रहे। यही कारण है ना? आपका एक ही कारण है कि यदि खेत में यूरिया डीएपी नहीं पड़ा तो उत्पादन घट जाए और हमारा नुकसान हो जाएगा। ये सबसे बड़ा भय आपका है, जिसे मैं समझता हूं, और ये गुजरात के खेडूत का नहीं है, पूरे देश के किसान का। लेकिन भाई और बहनों, आप एक बात को अच्छी तरह समझो, जिस खेती का प्रचार मैं आपके बीच में कर रहा हूं, प्राकृतिक खेती, यह खेती जैविक खेती नहीं है, यह ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है। आपको भारत सरकार और प्रदेश सरकारें पिछले 30-35 सालों से जैविक खेती का प्रचार कर रही है, और उस खेती का कोई मॉडल नहीं बन पाया। न उस खेती में उत्पादन पूरा होता है, ना खर्चा पूरा होता है, और ना मेहनत कम होती है। आप प्राकृतिक खेती को भी जैविक खेती समझे, मान कर डरे बैठे। ये जैविक खेती नहीं है। जब मैंने रासायनिक खेती छोड़ी तो 3 साल मैंने जैविक खेती की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कीट पतंग खा गए, उत्पादन पूरा हुआ नहीं, खर्चा मेरा कम हुआ नहीं, मेहनत मेरी कम हुई नहीं, तो मैंने उस खेती को छोड़ दिया। इस बीच मेरा प्राकृतिक खेती से परिचय हुआ। ये प्राकृतिक खेती है क्या, इसको आप समझो। बहुत मोटा सा तरीका। आप कभी जंगल में गए हैं? बोलो। कमजोर विद्यार्थी हैं भाई, जोर से नहीं बोलो। हाँ, ऐसे बोलो। रोटी खा के आए थे? चलो, बड़ा अच्छा। बोलोगे तो समझ में आ गया, मेरी भी समझ में आती। जंगल में गए हैं? अच्छा, ये बताओ, जंगल में यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन डालता है? जंतुनाशक कौन डालता है? गोबर की खातर कौन देता है? पानी देने कौन जाता है? कोई भी नहीं। और जंगलों में सैकड़ों तरह के पेड़ हरे भरे खड़े, समय आने पर फलों से लद जाते हैं। जंगल के किसी भी पेड़ के पत्ते को तोड़ो, लेबोरेटरी में लेके जाओ, प्रयोगशाला में, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं। फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो कुछ चाहिए वो सब कुछ से भरे पड़े हैं। ये कहां से हो गया? ये सब कुछ कहां से? वहां जंगल की भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% है।
पेड़ हरे भरे, किसी में कोई पोषण तत्व की कमी नहीं। मेरे खेडूत भाइयों, वहां भगवान की व्यवस्था चलती है। जंगल में प्रकृति का वातावरण है, वहां मेरे और आप जैसे समझदार आदमी का भी प्रवेश नहीं हुआ। जिस दिन हमारा प्रवेश वहां हो जाएगा, वहां भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। जहां जहां संतन के पैर पड़ते वहीं बंटा ढाल होती है। समझ में आई? जब वहां सब कुछ है तो हमारे खेत में क्यों नहीं? जो नियम जंगल में काम करे वही नियम किसान के खेडूत के खेत में काम करे। इसका नाम प्राकृतिक खेती है, ये नेचुरल फार्मिंग। समझ में आई? अब इसका तरीका क्या है? यहां जितने भी प्राकृतिक खेती करने वाली बहन और भाई बैठे, इन सब ने हिम्मत दिखाई और अपने खेतों में कुछ हिस्से में शुरू किया। आज वो पूरा का पूरा खेत बदल रहे हैं। इस समय गुजरात में लगभग 9 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती करते हैं। 9 लाख। अब यदि इन लोगों को फायदा ना होता तो ये कोई जबरदस्ती थोड़ा ही उनके ऊपर, और बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ना जरूरत है, मांग है। इस समय मेरे भाइयों और बहनों, प्राकृतिक खेती ना होने के कारण, रासायनिक खेती के कारण हमारी धरती मां बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। और इसका मैं प्रमाण दूंगा आपको। जिस समय डॉक्टर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति प्रारंभ की, हम उनके विरोधी नहीं, बधाई के पात्र हम वो लोग। उस समय देश भूखा मर रहा था। हरित क्रांति ने पेट भरने का काम किया, उसका कोई विरोध नहीं। लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन को किसी ने पढ़ा नहीं। हमारे साइंटिस्ट लोग एक तरफा अंधाधुंध रासायनिक खेती पे आ गए। डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति शुरू की, मैं इसको ध्यान से सुना, उन्होंने सबसे पहले भारत की धरती के ऑर्गेनिक कार्बन की जांच कराई कि हमारी धरती की गुणवत्ता कैसी है। तो क्या पाया था? पूरे देश में, सारे देश की धरती जिसमें किसान खेती करता था वो जंगल की भूमि की तरह उपजाऊ थी। हमारी सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। बोलो कितना था? 2 से 2.5%। इतनी उपजाऊ भूमि थी। इसलिए डॉक्टर स्वामीनाथन ने जब हरित क्रांति शुरू की और ये यूरिया डलवाना शुरू किया, तो पता कितना डलवाया? 1 हेक्टेयर में ओनली 13 kg। 1 हेक्टेयर में 13 किलो। 1 हेक्टेयर कितने एकड़ का होता बोलो? 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता। 2.5 एकड़ में 13 किलो नाइट्रोजन की सिफारिश की थी उस समय, आज से 60 साल पहले। और उसका परिणाम बम्पर उत्पादन होता था। क्यों होता था? क्योंकि धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। उसमें थोड़ा सा सहारा देते बम्पर उत्पादन। और एक और बात ध्यान से सुनो, आपको गलत बताया जाता। उस समय भारत देश में जो अन्न का भाव था वो रासायनिक खेती ने पूरा किया, ऐसा नहीं है। याद करो, उस समय पूरी धरती पर जंगल ही जंगल थे। हम अंग्रेजों के गुलाम थे।
अंग्रेज ने ना सड़कें बनाई, ना बिजली दी, ना ट्रैक्टर थे, ना सिंचाई के साधन थे, और सारी धरती पर जंगल थे। बोने की धरती, खेती की धरती बहुत थोड़ी थी, संख्या बढ़ रही थी। बोने की जमीन थोड़ी थी तो उत्पादन कहां से मिलता? अंग्रेज जाने के बाद हमारी सरकारें आई तो ये सब कुछ रास्ते बदले। ट्रैक्टर आए, बैल से तो जंगल नहीं टूटता था, तो ट्रैक्टर आए, मशीनरी आई, बिजली आई, ट्यूबवेल आए, नहरें आई, सड़कें आई। इससे जंगल तोड़ करके भूमि बढ़ाई गई तो उत्पादन भी बढ़ेगा। यह बहुत बड़ा कारण था। लेकिन दूसरा कारण, हमारी धरती जो थी वो बेहद उपजाऊ थी, जिसमें 13 किलो नाइट्रोजन 2.5 एकड़ में डालते थे। अब बोलना आपने, अब आप कितना डालते हो? बोलो बहादुर किसानों, बोलो जी, इसमें शर्माने की बात क्या है? मेरे इलाके में, जहां मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा में हूं, वहां तो 1 एकड़ में, ये जो पटाटो की खेती ना, आलू की खेती, इस 1 एकड़ में किसान 12 से 13 बोरे डालता 1 एकड़ में। समझ में आ गई? ये मैं अपनी आंखों से देखता हूं। वो जैसे मैं डालता था ना ट्रॉली में, वैसे ही डालते हैं, और पूरा जमीन को आपके कपड़े की तरह सफेद कर देते हैं, और फिर उसमें आलू की खेती होती है। अब आपसे मैं पूछता हूं, केवल यूरिया डीएपी के बोरा नहीं, फिर उसमें स्प्रे भी चलता जंतुनाशक का। अब इस आलू को जो खाएगा वो कैंसर होने से बच सकता है क्या? वो बीमारियों से बच सकता है क्या? आज ये हाल बन चुका है। आप खुद देखते हैं, साल में आप 2-3 फसलें लेते हैं, और हर फसल में 2-3 यूरिया डीएपी डालते हो नहीं? तो हो गए ना 10-12 साल के। और स्वामीनाथन ने कितना कहा था? 2.5 एकड़ में 13 किलो, आप तो 1 एकड़ में 10-12 डालते हो। अब क्यों डालते हो 10-12? इसका कारण सुनो। इसलिए डालते हो 13 केजी से काम क्यों नहीं चलता? इसलिए नहीं चलता कि आपकी धरती बंजर हो चुकी है। अब आप जितने खेडूत यहां बैठे हो ना, प्राकृतिक वालों को छोड़ के, आप एक काम करना, कल तो 15 अगस्त की छुट्टी है, परसों अपने खेत की मिट्टी का सैंपल लो और प्रयोगशाला में भेजो, और उस मिट्टी का सैंपल देखना आपके खेत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.345 से नीचे। और कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। आपके बड़ेलों ने जमीन आपको दी थी 2-2.5% की, और आप अपने पोते पोतियों को दोगे बंजर जमीन, और धरती में जो पानी उसमें नाइट्रेट मिल गया, आपके आस में है उसमें जहर मिला दिया, अस्पतालों में सारा देश लिख दिया। ये प्रोग्रेस हम आजकल कर रहे हैं। भाई और बहनों, इस जहर का परिणाम क्या हो रहा है? अब इसको प्रैक्टिकल सुनो ध्यान से। ये मैं मन गढ़ंत नहीं कह रहा, ये साइंटिस्ट लोगों की रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूं। ये जो रासायनिक खेती ना 3 तरह से खतरा पैदा करती है। नंबर 1, जब आप यूरिया डीएपी को यूं छिड़कवाते हो ना खेत में, बोलो यूं छिड़कते हैं ना, हाँ, तो इस यूरिया में मुख्य कंटेंट
मुख्य तत्व नाइट्रोजन का होगा। ये यूरिया की नाइट्रोजन जब आप खेत में डालते हैं तो आकाश में ऑक्सीजन होती है। जब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलती है तो एक तीसरी गैस ऑटोमेटिक बनती है, उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और वो कितनी खतरनाक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 312 गुनी खतरनाक है पर्यावरण के लिए। आई समझ में बात? ये चीज आपको ना कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बताता, न सरकारों ने इसकी जिम्मेदारी ली, न आपको खुद पता है। इस पर्यावरण का विनाश कैसे हम कर रहे हैं? करोड़ों टन यूरिया इस देश में पड़ता आए साल, करोड़ों टन। और इसके द्वारा नाइट्रस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 312 गुनी खतरनाक है, सारा दिन ये काम हम करते हैं, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। और आप और हम जो बैठे हैं यहाँ पे, ये गैस आकाश में फैलाने के बाद भगवान हमें ऑक्सीजन दूसरे तरह की देगा या वही देगा मिली हुई? क्यों साहब? आपके पोते पोतियां रिश्तेदार संबंधी हमारे लिए दूसरे तरह की ऑक्सीजन आएगी क्या? यही जहर जो आप और मैं पैदा करते हैं, यही हमें लेना। पहला विनाश एक। नंबर 2, दूसरा, जब आप यूरिया डीएपी खेत में डालते हैं तो एक हिस्सा तो हवा में गया, उसका लगभग 40% 45% पौधा लेता है और वो जड़ के द्वारा तने से फल में जाता है, साग भाजी में जाता है, अनाजों में जाता है, और वो जहर जो इनमें जाता है, अब उसको बताओ कौन खाता है? बोलो, हम सब खाते हैं कि नहीं? सब उसे खाते हैं। तो ये स्लो पॉइजन, मंद जहर हम सबके शरीर में जा रहा है। दूसरा तरीका ये बनता है। तीसरा, धीरे धीरे जब आप खेत में डालते हैं, पानी देते हैं, वर्षा पानी होता, दूसरा पानी है, तो धीरे धीरे वो धरती के नीचे के पानी में मिलता है, नाइट्रेट पैदा करता है और पानी कैंसरस होता, बीमारियों का घर बनता है। और इसके मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा। अभी मैं आनंद जिले में, जैसे आज आपको यहाँ आया हूं, आजकल मैं पूरे गुजरात के दरेक तालुका में जा रहा हूँ और तालुका के मैं गांव में रुकता हूँ, गांव के सरकारी स्कूल में। आज भी टामका गांव में था, टाटम गांव में था। तो ऐसे में आनंद जिले के गांव में रुका और रात को पूरे गांव के लोग ऐसे आते हैं जैसे आप बैठे इस समय। इतने लोग था टाटम में रात को, जितने आज आप यहाँ पूरे तालुका से, इतने लोग थे। ऐसे में रात को उनको ये सब बातें बता रहा था आनंद जी। तो वहाँ के कलेक्टर हैं मिस्टर प्रवीण चौधरी, तो वो भी साथ में आज के कलेक्टर महोदय की तरह मेरी बात सुन रहे थे। और जब मैंने बताया नाइट्रेट कैसे पानी में जाता है, तो मेरे को कलेक्टर साहब ने कहा, साहब ये जो आपने कहा ये तो हो चुका हमारे यहाँ। और उन्होंने मुझे बताया कि एक गांव के खेडूत और वहाँ के सरपंच मेरे से मिलने आए थे, कलेक्टर महोदय से। और क्या बोला कि हमारे गांव में नल से जल की व्यवस्था के लिए पानी की टंकी बनाओ। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने बहुत पैसा दिया, हम बनवा देंगे। लेकिन एक नियम होता, जब गांव में टंकी बनती पहले भूमिगत पानी को चेक करते हैं कि वो पीने लायक भी है कि नहीं। तो उन्होंने टीम भेज दी उस गांव में टंकी लगाने के लिए, पानी की जांच के लिए। क्या पाया? वो गांव का पानी पीने लायक मिला ही नहीं।
उसमें इतना नाइट्रेट मिल गया, जो जहर जंतुनाशक आप डालते हो ना, यूरिया डीएपी, वो धरती के भूमिगत पानी में जाकर मिल गया। अब वो पानी पीने का नहीं बचा। तो कलेक्टर महोदय ने क्या कहा कि भाई आपके गांव में तो नहीं लग सकता, हम पड़ोसी दूसरे गांव में टैंकी बनाएंगे, पाइपलाइन से आपके गांव में भी भेज देंगे। उन्होंने कहा साहब ठीक है। अगले गांव का टेस्ट किया, उसमें यहां से भी ज्यादा मिला, और फिर वो चलते रहे। 20 गांव का पानी चेक किया, एक भी गांव का पानी पीने लायक नहीं बचा। ये आपके गुजरात के आनंद की तालुका की बात है, समझ में आ गई? तो ये काम वहां थोड़े आपके यहां भी है। उन्होंने चेक करा लिया, आपने चेक नहीं करा, इतना ही अंतर है। ये हम आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं। सोचो आप तो जिम्मेदार लोग, बहुत छांट के मां बहन भाई बुलाएंगे। अगली बात, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। दिखाना भाई है, कहां है वो? इसको आप पढ़ना बड़े ध्यान से। ये तो पानी में जहर था, ये जहर और देखो कहां चला गया। इसके पास रहो भाई थोड़ा, ये पढ़ो थोड़ा इसको। हाँ थोड़ा सा बीच में ले आओ, बीच में ये बात। थैंक यू। पढ़ो ध्यान से मेरी बहनों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, योद्धाओं, पढ़ो हम क्या दे रहे हैं दुनिया को। ध्यान से पढ़ो। 105 माओं का दूध जो अपनी मां बेटे बच्ची को पिलाती है, 105 माताओं का दूध इकट्ठा करके लेबोरेटरी में ले गए साइंटिस्ट, और उसके जांच की तो क्या पाया? एक भी नहीं बची 105 में से। सभी के दूध में कीटनाशक, जंतुनाशक, डिटर्जेंट और यूरिया मिला। जुटे रहो, जुटे रहो, डालते जाओ, मारते जाओ। यही अभियान है कि नहीं? सोचो, एक मां अपना दूध अपने बेटे बेटी को ये सोचकर पिलाती कि मैं अमृत पिला रही हूं, लेकिन अमृत नहीं, वो जहर पिला रही है। और बालक कितना कोमल है, दुनिया में आया, जीना चाहता है, लेकिन पैदा होते ही हम खेडूत थोड़े से लालच के लिए आने वाली पीढ़ियों को पैदा होते ही जहर पिलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप कोई दुनिया में हो सकता? बोलो। मंदिरों में जाओ, घंटी बजाओ, हो जाएंगे भगवान खुश। ये धरती पर जितने प्राणी ने परमात्मा की संतान, जो भगवान की संतानों को पैदा होते ही जहर पिलाएगा, भगवान उसकी सुनने वाला नहीं है। खतरा है, एक एक कर्मों का फल वो देता है। ये पाप हम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट मेरी बनाई नहीं है, ये दैनिक भास्कर बड़ा फेमस अखबार है, उसने कुछ साइंटिस्ट की ड्यूटी लगा करके रिपोर्ट बनवाई, और मैं थोड़ा संतुष्ट हो जाता यदि इन 105 में से 5 भी मां के दूध में ये ना मिलता, 100 में भी मिल जाता, हम ये तो सोच लेते 5 बची हुई हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये तो 105 का ही दूध चेक कराया, एक भी तो नहीं बची, और सब कुछ सब में पाया। सबके दूध में जंतुनाशक पाए, सबके दूध में यूरिया पाया, सबके दूध में डिटर्जेंट। जय खेडूत भाइयों, हम एक मंदिर में बैठे, हमने सोचना चाहिए ये कहां से आया। ये
हमारा ये जहर खेतों में डालने का परिणाम। ये गाय भैंस के दूध में भी आ रहा है, इसको हटा दो भैया। अब स्थिति क्या है, हमारी डेयरी है ना जो बड़ी बड़ी, बाहर का विदेशी यूरोप के देश हमारा अनाज भी नहीं लेते, हमारा दूध भी नहीं लेते। जब टेस्ट करते हो कहते हैं खाने लायक है, इसमें इतना जहर है। ये तो हमारी मशीन इतनी मजबूत हो गई, हम बच्चा पैदे ही जहर पिला के मजबूत कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत है? वो तो मर जाएंगे एक दिन के खाने में। ये हाल हम पैदा कर रहे हैं। वो पशुओं के चारे में जाता, पशुओं के दूध में आता। गाय भैंसों को कैंसर हो रहा है, गाय भैंसों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, और आदमी कहाँ चला गया? मैं अपने दुख की कहानी बताता हूँ। मेरे नजदीक फैमिली, अभी 8 दिन पहले 19 साल का युवा बच्चा, 19 साल का युवा का किशोर, सवेरे उठ के बाथरूम में फ्रेश होने गया, वापस नहीं आया। बाथरूम में हार्ट फेल, दरवाजा खटखटाते रहे, दूसरा जाएगा, घंटों नहीं आया तो तोड़ के निकाला तो लाश पड़ी। 19 साल के बच्चे का हाल है। आए दिन सुनते हैं बच्चा स्कूल में सीढ़ियों पे चढ़ा, गिर गया, मर गया, वो ग्राउंड में गिर गया, हार्ट अटैक। बेंच से बच्ची 8वीं की सूरत में गिरी, हार्ट अटैक, 8वीं क्लास की। इस समय गुजरात में पर डे 710 पेशेंट नए कैंसर के आ रहे हैं। ये आंकड़ा है डिपार्टमेंट का, 710 नए पेशेंट आ रहे हैं। पिछले दिनों कैंसर जो यहाँ पर सोसाइटी है गुजरात की, उसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन हूँ। तो साल में एक बार मीटिंग बुलाते, उसमें सारे कैंसर डॉक्टर, वहाँ के अधिकारी सब आते हैं, मैं भी जाता हूँ, जैसे आप बैठे। तो मैंने पूछ लिया वहाँ कि साहब कैंसर की स्थिति क्या है, बता क्या रहे थे वो उसमें? पिछले साल इतने कैंसर अस्पताल थे, हमें इतने और बढ़ा दिए, इतने डॉक्टर थे, इतने और बढ़ा दिए, इतने दवाई खाना थे, इतने और बढ़ा दिए, बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने पूछा स्थिति क्या कैंसर की, कि ये मत पूछो। क्या बात कि जी डरावनी। एक डॉक्टर साहब ने क्या बताया कि जी स्थिति ये है, 2 साल पहले, मैं प्राइवेट डॉक्टर हूं, मेरा क्लिनिक प्राइवेट है, उसमें हर तरह का इलाज होता है, लेकिन मेरे अस्पताल में महीने में 2 साल पहले 1 पेशेंट रोज आता था नया, 1 पेशेंट महीने में नया आता था, 1 महीने में। अब प्रतिदिन 1 नया आता। कितना गुना बढ़ा, समझ में आ गया? कैंसर विस्फोट बन चुका है। अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, सब जगह पूछता हूं, आज से 30-40 साल पहले आप में इस आयु के लोग बैठे मेरे सामने, आप बताओ, आपने कैंसर का नाम सुना था 30-40 साल पहले? हार्ट अटैक सुना था? डायबिटीज सुना था? पेनक्रियाज फेल हो गई, किडनी फेल हो गई, सुना था? अच्छा, यहाँ जितने बैठे किसी के पिताजी ने घुटने बदलवाए थे क्या? और हम लाइन में बैठे हैं, क्यों साहब? ये सब कहां से कैसे हो गए? लाखों साल से दुनिया बनी है, आज तक ये बीमारी कभी नहीं हुई। इन 30-40 साल में इतना भयंकर विस्फोट क्या बिना कारण के हो गया? इतने ही साल तो जहर को डलते हुए और इतने साल से बीमारियां आई। जैसा खाएंगे वैसा ही तो होगा। और मैं कमाल मानता हूं, देखो आश्चर्य, हम कितने समझदार हैं। रात भी मैं बता रहा था राम का गांव में, क्या
स्टार्टअप में क्या बता रहा था, आदमी कितना समझदार है। देखो असंख्य प्राणी है ना धरती पर, असंख्य प्राणी, और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? सर्वश्रेष्ठ प्राणी। लेकिन मेरे को यूं बताओ, कोई प्राणी धरती पर ही समझदार आदमी को छोड़ के ऐसा है जो अपने भोजन में खाने से पहले जहर डालता हो? बोलो, एक प्राणी बता दो, दुनिया का एक प्राणी कि जो अपने भोजन में खुद जहर डालता हो। क्यों मेरी बहनों, ये बताना लोगों को, ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको, ट्रेनर है ना, ये बताना। गधा, घोड़ा, भैंस, सुअर, बकरी, कुछ भी प्राणी हमारे से तो वही समझदार है, तो अपने आप में अहंकार लिए फिरते हैं। मैं बोलता हूं, अरे पशु पक्षी वही खाते हैं जो उनका भोजन है, वो खाते ही जंगल में छोड़ दो गाय भैंस, वही खाएगी जो भोजन वो नहीं खाएगी। गाय के सामने चारा मत दो, बढ़िया विस्की रख दो, पिएगी क्या? मर जाएगी, नहीं पिएगी। गुटखा रख दो, नहीं खाएगा कोई भी जानवर। लेकिन ये समझदार कुछ भी नहीं छोड़ता। क्या कमाल! और कमाल है, खुद जहर डालते खाने में और फिर ये कहते मैं बीमार क्यों? और कौन होगा बीमार? ये विनाश इस खान पान का। भाई और बहनों, ये जो आपकी सोच है ना, प्राकृतिक खेती करेंगे तो उत्पादन होगा, गलत सोच है। ये जितने भाइयों ने हाथ उठाया था ना प्राकृतिक खेती वाले, इनसे बात करो, बैठो। अब मैं सभी स्टॉल पे गया, मेरे साथ कलेक्टर महोदय थे, दूसरे लोग थे, लगभग सभी खेडूत से मैंने पूछा, सबके बीच में, कि भाई आप प्राकृतिक खेती करते हो, आपको घाटा तो नहीं हो रहा? आपकी खेती में नुकसान तो नहीं हो गया? ना जी, बढ़ रहा जोश, उनमें जोश है। और छोड़िए, मैं आपके बीच में हूं। मैंने बताया मैं कैसे जहर डालता था खेतों में। मेरे पास 180 एकड़ भूमि है गुरुकुल रूप से, जहां मैं पूरे 180 एकड़ में एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक नहीं डालता, सब प्राकृतिक होता है। 400 गाय हैं, कलेक्टर महोदय दे के आए मेरा गांव, मेरा घर दे के आए, ये मेरा खेत भी दे के आए। मैं 2-3-4 साल पहले सभी कलेक्टर को लेके गया था अपने बारे में, गुजरात के सभी वीडियो को लेके गया था, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री, सबको लेके। मैंने कहा देखो, वहां से प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? आज मेरा उत्पादन रासायनिक वालों से ज्यादा होता। डांगर, पिछले वर्ष चावल का खेत मेरा डांगर का, मैं रात भी बता रहा था, जो लोग रासायनिक करते हैं उनका खर्चा प्रति एकड़ 20,000 रुपये था पिछले वर्ष, और मेरा खर्चा 2,000 रुपये था प्रति एकड़। 18,000 बच गए। अगली बार, रासायनिक वाले 100% पानी प्रयोग करते हैं, मैं अपने खेत में 50% पानी प्रयोग करता हूं, आधा पानी बचाता हूं देश का, वो 100% करते हैं। 2 बार उनका 20,000 खर्च करके उत्पादन हुआ 28 से 30 क्विंटल, मेरा उत्पादन हुआ 2,000 खर्च करके 32 क्विंटल, 32 क्विंटल। और मजे की बात, मेरा जो चावल खाएगा वो ओलंपिक में जाएगा, ठीक है? और उन जहर वालों का खाएगा वो सीधा अस्पताल में जाएगा। कोई फर्क नहीं इस बात का। वो धरती को बंजर बना रहा है, मैं धरती को उपजाऊ बना रहा हूं। वो पर्यावरण को दूषित करता है, मैं पर्यावरण को स्वच्छ करता हूं। ये कितना बड़ा पुण्य का काम है।
आप कतई अभी मैं गया था काटन गांव में, अल्पेश भाई का फार्म था और भी खेडूत थे हमारे पास। उन्होंने एक जंगल मॉडल बनाया। 1 एकड़ में उन्होंने 125 तरह के पेड़ पौधे लगाए, फलों के, साग के, भाजी के 125 पेड़ 1 एकड़ में। अब उस खेत में ना ट्रैक्टर चलाने की जरूरत, ना हल चलाने की जरूरत, ना निंदामन पैदा होता, कुछ भी नहीं, वहां केवल फल तोड़ने हैं। और इस मॉडल के द्वारा इन्होंने जो हमें बताया कि हम 2 से 2.5 लाख रुपया कुछ नहीं करते, वहां कुछ भी, केवल 2-2.5 लाख रुपए के साल में फल हम तोड़ लेते हैं, ये इनका कहना। लेकिन मैंने उसको देखा, उसमें अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है उस फार्म में। ऐसे खेडूत हैं गुजरात में जिनका ऐसा मॉडल 5 से 7 लाख रुपए प्रति एकड़ बचाते हैं, कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल 1 पैसे का, केवल तोड़ने का खर्चा ये। और 2 खेडूत हैं भुज में, भुज के पास एक है बहुत बड़ा फार्म, ठक्कर साहब क्या नाम उनका, हरीश भाई ठक्कर, 400 एकड़ का फार्म। जब मैं उसके खेत में गया ना, गवर्नर बन के आया, तो मैं खेडूत के बीच में जाता हूं, तो मैं उसके खेत में गया, मेरी पत्नी साथ, हमने मास्क लगाना पड़ा, इतनी बदबू खेत में, उधर भी स्प्रे चल रहा, इधर भी स्प्रे चल रहा, उधर यूरिया चल रहा, एक ट्रक से पूरा यूरिया डीएपी उतर रहा, बड़ा भारी चक्र। मैंने उसको बुलाया, भाई साहब आप क्या जहर खिलाते लोगों, क्यों डालते हो? साहब कुछ पैदा नहीं होगा। मैं कहा होगा, इसको छोड़ो। नहीं जी मैं मर जाऊंगा, मेरे बस का, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। अरे मैं कहा मैं तेरे खेत में आया हूँ, तेरे को समझाऊंगा, अपने सब इन नौकरों को बुला। मैंने बुलाया, 1-1.5 घंटा मैंने क्लास ली। वो कहने लगा साहब आप मेरे अतिथि हैं, गवर्नर, मैं इज्जत बहुत करता हूं, लेकिन मैं उजड़ जाऊंगा आप यदि मेरे को ये नहीं डालने देंगे। अंत में फैसला किस बात पे हुआ, मैंने कहा एक काम कर, तू 2 एकड़ जमीन मेरे को दे दे 400 एकड़ में से, और इस 2 एकड़ में भी जो घाटा होगा ना वो मैं भरूंगा। तू इस खेती को छोड़, 2 एकड़ में प्राकृतिक खेती का। उसने कहा जी इसमें कोई धोखा नहीं, इसमें कोई नहीं, मैं आपसे भी कुछ नहीं लूंगा, लेकिन 2 एकड़ में दे देता हूं। और मैंने कहा ईमानदारी से करना, जैसे मैं बताऊं, 5 आया हूं पूरे को। बीजामृत से आपने बीज संशोधित करना है, घन जीवामृत प्रति एकड़ आपने 2-2.5 टन डालना है, आच्छादन करना है, पानी के साथ जीवामृत देना है, मल्टी क्रॉप, एक समय अनेक तरह की फसलें करनी, यह हमारा सिद्धांत है प्राकृतिक खेती। उसने कहा जी मैं करूँ। उसने सीखा, किया, और उसका परिणाम क्या हुआ जाके देखो उसका। आज वो मैं जाता हूं तो उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं होती। वो मेरे को कहता जी 1 करोड़ रुपए का जहर में 1 साल में डालता था खेत में, 1 करोड़ का आपने सारा बचा दिया मेरा। अब वो 1 बूंद नहीं डालता, पूरा। और उसने क्या कहा, मेरा उत्पादन बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात, वो जो पैदा करता ना, वो आपकी तरह खेती नहीं करता कपास और ये फलाना, वो केवल वेजिटेबल और फ्रूट खेती करता, और कोई नहीं करता, केवल फल और सब्जी वाले। और ट्रक रखे उसने एयर कंडीशन, बांग्लादेश तक उसकी सब्जी जाती है, हरियाणा दिल्ली तक उसकी, मुंबई जाती है। 400 एकड़ का फार्म। वो क्या बता रहा मेरे को, पहले मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सब्जी टूटने के बाद सही जगह ना पहुंचने में लेट होती थी, सड़ जाती थी।
उस जमीन की लाइफ ना, उससे सब्जी भाजी की लाइफ बहुत थोड़ी थी, क्योंकि उसमें जहर पड़ता था। अब वो कहता मेरी 10 दिन भी खराब नहीं हुई जब से मैं प्राकृतिक खेती करने लगा। ये उसने बताया। मिठास बढ़ गया, रेट ज्यादा मिलता है, धरती इतनी सोना बन गई, जहां हाथ लगाता हूं वही अलसिया हाथ में आता है। इतना खुश है वो किसान। आप उसको देखो, रतिलाल भाई, गुना तीतपुर गांव है, बचाऊ तालुका, उसके खेत में मैं 3 बार गया। 90 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता है। आपको कॉपी पेन पकड़ा देगा, हिसाब बताएगा, 10 से 12 लाख प्रति एकड़ बचाता है प्राकृतिक खेती। अभी 6 अगस्त को लोक भवन राजभवन में हमारी प्रांतीय मीटिंग होती, हर महीना में मीटिंग लेता हूं, जिसमें सारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इस साल जीतू भाई बाघानी हमारे कृषि मंत्री भी थे, और इस मीटिंग में हमारे प्रदेश के अपने विधानसभा के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी थे। और मैंने शंकर भाई को क्यों बुलाया इस मीटिंग में, वो इन पिछले महीने में 3 देशों में गए बाहर, जर्मनी, नीदरलैंड और डेनमार्क। मेरे को पता लगा, मैंने उनसे बात की, क्योंकि वो खेडूत है, डेयरी का काम देखते हैं। मैंने कहा क्यों गए थे वहां, क्या करने गए थे विदेश में? उन्होंने कहा मैं वहां खेडूत के लिए कुछ सीखने गया था, वो खेती कैसे करते हैं, पशुपालन कैसे करते हैं। मैंने उनको राजभवन बुलाया, 2 घंटे हमारी चर्चा, अनुभव कमाल के थे। मैंने कहा मेरे को नहीं, ये हमारी 2 तारीख को मीटिंग थी, 6 तारीख को प्रांतीय मीटिंग थी, मैंने उसमें बुलाया। मैं कहा सबको बताओ, इनकी दिमाग में नहीं आती बात। और आपको भी मैं वही बात बताता हूं, शंकर भाई चौधरी आपके विधानसभा अध्यक्ष के खेत में जाना, जब मैं गवर्नर बन के यहाँ आया, 6 महीने के अंदर शुरू में मैं उनके खेत में गया। रात को मैं वहीं तारों की छाया में खेत में सोया था, और उनके भी खेत में चारों तरफ यूरिया, डीएपी, जहर का काम चल रहा था। रात को मैंने कहा चोर साहब इसको छोड़ो, कि जी कुछ भी नहीं होगा, छोड़ दिया। तो मैंने रात भर समझाया, वो भी कहने लगे आप कह तो रहे होगा कुछ नहीं बिना यूरिया डीएपी। मैंने कहा थोड़े खेत में देख लो, उसमें मान गए। और उसका परिणाम क्या है, आज पूरा उनका 30-40 एकड़ का फार्म पूरा का पूरा प्राकृतिक फार्म, एक बूंद यूरिया डीएपी नहीं डालते। और इस साल उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका 20-22 एकड़ में खजूर है, जिसमें वो जहर डालते थे। जब से प्राकृतिक खेती करने लगे, उन्होंने कहा जी मेरा तो कल्याण कर दिया आपने। क्या कि जब से मैं प्राकृतिक आपने सिखाई, मेरा खजूर बाकी लोगों से 20 दिन पहले पक जाता है। बाजार में किसी का खजूर होता नहीं, मेरा 200 से 250 रुपए किलो बिकता है, खराब होता ही नहीं, सड़ता ही नहीं, मिठास इतना है कोई लेके भूलता ही नहीं। अब की बात उन्होंने बताया मीटिंग के बीच में, 2.5 करोड़ रुपए का उन्होंने केवल खजूर बेचा, 2.5 करोड़ रुपए, और सारी खेती उन्होंने प्राकृतिक कर दी। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? ये हमारी बहनें जो मास्टर ट्रेनर वो हाथ खड़ा करें, ये देखो हमारी बहनें, और कृषि वाले वो खेडूत भाई भी जो मास्टर ट्रेनर हैं, करो करो शाबाश। देखो ये है हमारी ताकत, ये वो लोग हैं जो अपने खेत प्राकृतिक ढंग से कर रहे हैं, मॉडल बनाए। ये लोग अब आपके सब गांव में आएंगे, आपको फ्री ट्रेनिंग देंगे, आप इनके खेत भी देखो और अपना खेत बढ़ाओ। यदि आप प्राकृतिक खेती करोगे तो ये धरती
धरती जो बंजर बन गई ना, फिर दोबारा जिंदा हो गई। अब धरती बंजर बन गई है, पत्थर बन गई धरती, पानी नहीं पीती आपकी जमीन। ये वर्षा होती ना, बाढ़ आ जाती है, क्योंकि धरती मां पी नहीं रही। और इसका मैं प्रमाण देता हूं, वो वीडियो चलाना भैया दूसरा। देखो धरती बंजर कैसे बनी, और ये सारे देश का हाल है, मेरा नहीं। सुनो, मेरे साथ अचानक हुई। फिर मैंने बहुत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के देश के विभिन्न वाइस चांसलर से बात की, और मैंने कहा तुम ये करके देखो अपने यहाँ। तो सबने रिपोर्ट क्या दी साहब, ऊपर वाली 1 फीट तो जमीन ठीक दिखती, क्योंकि उसमें हम हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। उसके नीचे इतनी बड़ी लेयर बन गई सीमेंटेड पत्थर जैसे, जो भूमि में पानी जाने नहीं देती। समझ में आई? अब बोलना आपने, जो आप डीएपी खेत में डालते हो, वो 6 महीने तक ऊपर ही पड़ा रहता कि नहीं, देखते हो नहीं? वो पत्थर है। यूरिया को मिलके पानी के साथ भूमि के जो छोटे छोटे कण हैं उनके अंदर ऐसे मिलता है जैसे रेत में सीमेंट मिलाते हो, और रेत में सीमेंट बजरी मिलाते हो तो लेंटर पड़ जाता है। तो आपने बड़ी कृपा की आने वाली पीढ़ियों के लिए, धरती के नीचे लेंटर डाल दिया ताकि भूमि में पानी की बूंद न जाने पाए। ये इतनी बड़ी प्रोग्रेस आपने की। लोग तो घर का लेंटर डालने में पसीने छूट जाते हैं, आपने तो सारी धरती पे लेंटर डाल दिया। कितनी प्रोग्रेस! ये बेड़ा गर्क। अब ये बाढ़ क्यों आती है? पहले जमाने में वर्षा कम होती थी क्या? हमारी तरफ इतनी बारिशें होती थी, लेकिन पानी नहीं मिलता था। सब धरती मां पी जाती थी, और भूमिगत जहां पानी बढ़ता था वो क्या रहा? भूमि का पानी तो निकाल रहे हो, वर्षा जल नीचे जाएगा नहीं। आने वाली पीढ़ियां खेती तो दूर, पीने का भी पानी नहीं छोड़ के जाएंगे। ये हाल हो रहा है खेती का, करोगे क्या? ये हाल। लेकिन ये जो है ना प्राकृतिक खेती करने वाले भाई बहन, इनसे पूछो, इनके खेत में कितनी भी वर्षा हो जाए, जो सही प्राकृतिक खेती करता है उसका 2 दिन से ज्यादा पानी नहीं टिकेगा, सब भूमि में चला जाएगा। हाँ या ना बोलो भाई? ये प्रमाण आप वाला नहीं जाता, वो तो पत्थर बना दी जमीन। और वो पानी जाता कैसे, इसको देखो। अगला वीडियो दिखा भाई मेरा। अब ये मेरे खेत का वीडियो देखो, और ये 3 साल पहले का। किसान भाइयों, ये देखो, आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। हमारा फार्म है। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई, और कुरुक्षेत्र में भी वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो एकदम धरती से बाहर निकला। देखो, और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं, और ये भूमि में 8-10 फुट तक सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, देखो, उन छिद्रों के द्वारा धरती मां के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप देखो,
चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में वे बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केंचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा पड़ा, उससे फसलें बर्बाद हो रही। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था वो केंचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती मां के पेट में चला गया। यह नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बंद कर दो भैया। देखा भाई लोगों, इन वाले में तो ये मिलेगा काम, आप वाले में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो अपने दोस्त सारे ही मार दिए। भाई उस कौम को कौन बचाएगा जो अपने पराये को नहीं जानती है, जो अपने दोस्त को, परिवार के लोगों को ही मारना शुरू कर दे, उसका भला कैसे होगा। ये जो अड़सिया ना, इसको हमारे केचुआ बोलते हैं, ये अड़सिया किसान का सबसे बड़ा दोस्त है। आपने कभी देखा नहीं काम कैसे करता। देखो ये यूं जाता है, यूं आता है, ये जाता, ये आता है। जो छेद से जाता उससे नहीं नया बना के लाता, और वो छेद बंद नहीं होता, अपना पसीना छोड़ता, उसको लीपते जाता है। 8-10 फीट तक धरती को ऑक्सीजन मिलता, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और खेडूत भाइयों, ये जो साइंटिस्ट कहते हैं ना, इसमें नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, फास्फोरस कहाँ से आएगा, फलाना कैसे आएगा, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। ये अड़सिया जब नीचे की खनिज पूर्ण मिट्टी को खाता है और पेट से निकाल करके पौधे की जड़ को देता है, इस अड़सिया के पेट से निकली मिट्टी उसी खेत की मिट्टी से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन हो जाता है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस होता है, 11 गुना पोटास होता है, और धरती के 17 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति कब होती है? जब ये अड़सिया बूढ़ा होकर के मरता है। इस धरती मां को अपना शरीर देता है, और ये अड़सिया अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है। ये इतना परिवार बढ़ाता है। और भारत में ये अड़सिया 3 प्रकार का है, 3 तरह से काम करता है। पूरी जमीन को मुलायम करता, नीचे तक खोदता है। अड़सिया, गुजरातियों तुम तो समझदार इतने हो, किसी ने इसका नाम केचुआ रखा, किसी ने गांडूल रखा, किसी ने अर्थवरम, तुमने क्या नाम रखा? अड़सिया। जो हल वाला काम करे वो अड़सिया, लेकिन छोड़ा तो एक भी नहीं, मार दिए सारे। कैसे बचेगा अड़सिया? आपसे मैं पूछता हूँ, एक अड़सिया पकड़ के लाओ और इस टेबल पे रखो और उस पर यूरिया डालो, बताओ बचेगा या मरेगा? और उसमें गाय का गोबर डालोगे तो परिवार बढ़ाएगा, बचेगा। आप बचाने का काम करो कि मारने का? अरे तुम केचुए की बात करते हो, तुमने कोई पक्षी नहीं छोड़े, उनकी प्रजातियां खत्म कर दी। अब तो खुद के पीछे पड़े हुए हैं, आपस में मरने का प्रोग्राम बना। तो आपकी कुछ बात समझ में आया कि नहीं मेरी? तो ये अड़सिया सूक्ष्म जीवाणु, ये जो देसी गौ माता ना, इस पे आधारित है प्राकृतिक खेल। देसी गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरिया हैं जो धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। और एक तरह के जीवाणु नहीं है, सैकड़ों तरह के। आकाश में जो 78% नाइट्रोजन है ना, ये साइंटिस्ट कहते हैं कौन से नाइट्रोजन आ गया? ये आएगा, ये गौ माता के पेट में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, आकाश से इस नाइट्रोजन को खींचते हैं, उसका भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। और पौधा तो धरती से 1.5 से 2% लेता है, बाकी तो हवा और सूर्य की धूप से लेता है। ये समझ में आनी चाहिए। और इसका उदाहरण आपसे पूछता हूं, आपके गांव में
कोई पुरानी बिल्डिंग पड़ी हो टूटी फूटी, उसके ऊपर पेड़ जम जाते हैं कि नहीं अपने आप, पीपल बरगद जमते हैं कि नहीं। और ये जो पुल बना रखे ना सरकार ने सीमेंट और लोहे के, इन पे देखना बड़े बड़े पीपल जमे हुए, बरगद जम जाते हैं। उसके नीचे कौन सी उपजाऊ मिट्टी है भाई बोलो? उसमें यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? पानी कौन देता है? और हरे भरे खड़े। आइए समझ में बात, कहां से है वो कुछ? ये सूर्य की धूप और हवा में नाइट्रोजन पानी सब मिलता है। धरती से तो पौधा 1.5 से 2% लेता है, और ये सब कुछ देने की ताकत अड़सिया रखता है। गौ माता के गोबर गोमूत्र से जो जीवामृत और घनजीवामृत हम बनाते हैं ना, ये भाई ट्रेनिंग देंगे आपको, फ्री में देंगे। अब मैं समाप्ति की ओर आता हूं। अंत में एक उदाहरण देकर बात खत्म करता हूं, आपके अंदर बैठे की बात। अब इसको ध्यान से सुना आपने। ये जो धरती माँ है ना, खेत की धरती माँ, ये किसने बनाई? हमने या भगवान ने? बोलो। तो भगवान पूर्ण है या पूर्ण है? तो पूर्ण की रचना भी पूर्ण है। आदमी अपूर्ण है, इसकी रचना भी अपूर्ण है। समझ में आ गई? ये जो धरती माँ है ना, इसमें पौधे के लिए सब तरह के खनिज हैं। फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर आदि तत्व सारी धरती में है। लेकिन वो तत्व अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। वो सारे तत्व जड़वत धरती में पड़े। उन तत्वों से पौधे का भोजन बनाने का काम अड़सिया करता है। सूक्ष्म जीवाणु करते, मित्र कीट करते। कैसे? उदाहरण के लिए फिर दोबारा समझो, आपके घर में रसोड़ा है कि नहीं? क्यों मेरी बहनों? बहनें नहीं बोलती। रसोड़ा है या यूं काम चलाती है? इनका बिना रसोड़े चलता है। अच्छा, आपके घर के रसोड़ा में दाल है, चावल है, सब्जी भाजी है, आटा है, चीनी है, गुड़ है, तेल है, घी है, गैस भी है, सब कुछ है। लेकिन रोटी बनाने वाला, भोजन बनाने वाला ना हो तो भोजन बन के अपने आप बाहर आएगा क्या? बोलो कमजोर विद्यार्थियों, हैं? नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? सामान तो सारा बनाने का, सारी चीज तो है, सब है कि नहीं सामान भोजन बनाने का। लेकिन अपने आप क्यों नहीं बनता? क्योंकि बनाने वाला चाहिए। माँ, बहन, बेटी, कुक चाहिए तो भोजन बनेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे रसोड़ा में भोजन बनाने का सारा सामान है, वैसे धरती माता में भी पौधे के बनाने का सारा सामान है। फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम है। लेकिन वो अपने आप ऐसे नहीं बनता जैसे रसोड़ा का सामान होते भी भोजन नहीं बनता। वहां माँ, बहन, बेटी कुक के रूप में काम करेगी तो भोजन बनेगा। और धरती में अड़सिया सूक्ष्म जीवाणु होगा तो इन तत्वों को तोड़ के, खा के, पका के पौधे का भोजन बनेगा। आई समझ में? इसको तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी समझ सकता है। तो ये जो भ्रम पैदा किया, यूरिया डालो, डीएपी डालो, ये बिल्कुल षड्यंत्र है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का यूरिया डीएपी भारत सरकार विदेश से खरीदती है, पैसा देती है, जहर खरीदती है। और वो जहर तुम लेते हो, हवा भी दूषित, पानी भी दूषित, अनाज खाने का भाजी दूषित, पशु मार दिए, पक्षी मार दिए, अड़सिया मार दिया, जीवाणु मार दिए। अब नंबर हमारा। समझ में आ रही? तो अब कुछ बदलोगे या सुनते ही रहोगे? बदलेंगे?
अच्छा ईमानदारी से हमें दक्षिणा लूंगा, दोगे कि नहीं दोगे? हैं? मैं तो बच्चे पढ़ाता हूँ, सारी जिंदगी गुरुजी हूँ। 35 साल में गुरुकुल में प्रधानाचार्य के रूप में काम किया और मैं गाय भी पालता हूँ। मेरी गाय देखी कलेक्टर साहब ने, 400 गाय है मेरे पास। और मैंने रात भी लोगों को बताया, एक भी मेरी देसी जो गाय है भारतीय नस्ल की, साहिवाल, थारपार, कराठी, गिर, हरियाणवी, रेड सिंधी, 6 ब्रीड, HF जर्सी, वो 8 ब्रीड में काम करता हूँ। मेरी नस्ल बनाता हूँ, वो भी सीखो। अब प्रदेश सरकार कितनी सुविधा दे रही है। सेक्सोटेड सीमन हमारा कृषि मंत्रालय देगा। जो सीमन मैं 1000 रुपए में मंगाता था पुणे में, आपके लिए आज भी मैं इतना महंगा मंगाता हूँ। हमारे यहाँ नहीं सुविधा। गुजरात में वो सीमन आपकी सरकार किसान के लिए केवल 50 रुपए में दे रही है। 50 रुपए। इससे आपकी गाय भैंस की ब्रीड उन्नत हो। तो मेरी गाय उसी पद्धति से 15 लीटर से नीचे देसी गाय मेरी कोई दूध नहीं देती। और HF जर्सी मेरा दूध पता क्या देती है? 40 से 50 लीटर प्रतिदिन। और ऐसी 100 गाय है मेरे पास। तो आप खेडूत हो, गाय को अपना हिस्सा बनाओ। खेती और गाय एक दूसरे की पूरक है। मैं देखता हूँ आप घरों में गाय रखते हैं, कोई 8 किलो, कोई 5 किलो, ना खिलाते, हड्डियां उसकी दिखती हैं, बछड़ी खड़ी है, 4 साल में गर्भित होगी। क्या तरीका? मेरी बछड़ी 2 साल में बच्चा देती है, 2 साल की बछड़ी बच्चा देती है। मैं इतनी सेवा करता हूँ। और मेरी बछड़ी इस सेक्सोटेड सीमन से, रात मैंने बताया था, मैंने 100 गाय पिछले वर्ष गर्भित कराई सेक्सोटेड सीमन से। सेक्सोटेड सीमन से बाछड़ी आती है। अब बछड़ों की जरूरत नहीं है, पाढ़ी आती है, पाढ़े की जरूरत नहीं। तो मेरी 100 गाय गर्भित कराई, 92 बछड़ियां मेरी पैदा हुई एक साल, 92। और क्योंकि उनकी माँ 40-50 लीटर की है, तो पाढ़ी को बछड़ी तो उनसे भी अच्छी होगी। 1 लाख रुपए में मेरी बछड़ी मांगते हो गए, 1 लाख रुपए पैदा होते। तो तुम खेडूत भाइयों में यूं ही तो धक्के खाता हूं तुम्हारे बीच में कि मैं खेडूत हूं, किसान पुत्र हूं। मेरा खेडूत समृद्ध हो, वो समझे, अपने खेती को बदले, समृद्धि का रास्ता अपनाए, पुण्य का रास्ता अपनाए। तो आप सबसे मैं निवेदन करूं, जितने भी भाई आए, आप बहुत समझदार लोग आए, आपके चेहरे से मैं पहचानता हूं। मैंने सारी जिंदगी बच्चे ही पढ़ाए, चेहरे से पहचान लेता हूं। आप अपने अपने गांव के जिम्मेदार, आप ये जिम्मेदारी नहीं पालन करोगे, कौन करेगा? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। और वो बार बार अपने भाषणों में कहते हैं, प्राकृतिक खेती मेरे दिल के सबसे नजदीक है। मैं चाहता हूं भारत का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, लोगों का स्वास्थ्य बचे हो, रात दिन देश को विकसित भारत बनाने पर लगे। यदि हम ये जहर वाली खेती छोड़ देना, तो विकसित भारत 747 में तक टारगेट दिया। आप उस टारगेट को 10 साल पहले पूरा कर सकते हो। क्यों? 2.5 लाख करोड़ का खर्चा यूरिया DAP का सरकार को सब्सिडी देती है। ये जो बैग आप डालते हो ना खेत में बोरा, ये 3000 में मिलता सरकार, और आपको 300 रुपए में देती है। इतना महंगा है। नंबर 2, और अब ये और बढ़ गया जब से युद्ध चल रहा ना, क्योंकि ये उन्हीं देशों से आता जहर है वहां से। तो ये जहर खरीद के खेतों में डाला, फिर लोग बीमार किए, फिर लोगों को अस्पताल में भेजते हो, फिर उसका पता कितना खर्च है? 9 लाख करोड़ रुपया भारत स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करती है सरकार।
यदि ये 9-2-11 11.5 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष बिना काम के खर्च होगा, यदि आप ये बचा दें और देश के विकास में लगे तो देश कहां जाएगा? आप जानते हो अहमदाबाद से मुंबई जो बुलेट ट्रेन चलेगी इस पर कितना खर्चा पता है? 1,05,000 करोड़ रुपए खर्चा उसका। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जो देश के भाग्य को बदलने वाला, इतना होता है 1,05,000 और हम कितना बर्बाद कर रहे हैं? 11.5 लाख करोड़। यदि ये बच जाए तो देश तो विकसित कितनी स्पीड से होगा और किसी काम का नहीं। बीमार होता तो सारा घर दुखी, रिश्तेदार दुखी, एक कैंसर किसी के घर में भगवान ना करे हो, वहां शांति बचती है क्या? धन बचता है क्या? और आज ये इतनी स्पीड से बढ़ रहा, हार्ट अटैक, कैंसर, बाढ़ आ गई देश में। ये सब इस खान पान के दोष का परिणाम। धरती जहरीली, पानी जहरीला, हवा जहरीली, खान पान सब जहरीला, उसका परिणाम ये बीमारी है। तो आप संकल्प के साथ मुझे दक्षिणा देनी, हाथ खड़ा करो। जिला बोटादना खेडूत भाइयों बहनों, हूँ एक वचन मांगू छू आप सोने बधा बे हाथ ऊंचा करीनो वादा करो અને મારી સાથે બોલો, આજથી અમે પ્રાકૃતિક ખેતી કરીશું અને આવનારી પેઢીને ઝેરી આહારથી બચાવીશું। एक भी भाई बहन जो जिम्मेदार नागरिक है वो जहर वाली खेती को छोड़ेगा और इसको सीखो। ये तरीका नहीं जीवामृत डाल दिया होगी प्राकृतिक खेती, नहीं घन जीवामृत डाल दिया, बिल्कुल नहीं। 5 आयाम विधिवत पूरे करो, फिर देखो कैसे उत्पादन बढ़े। पूरा सीखो। अब इस कार्यक्रम के बाद कृषि सखी और मास्टर ट्रेनर्स किसान एक बार आगे आएंगे, अलग से मैं थोड़ी बातचीत करूंगा आपसे। और सब भाइयों का मैं आभार प्रकट करते हुए आज हमारे बीच में माननीय मंत्री रिबाबा बहन जडेजा, हमारी पंचायत